क्या लिखा हुआ है, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड सेमी सॉलिड वेस्ट जनरेटेड ड्यू टू डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन द कम्युनिटी इज रिफर्ड एज सॉलिड वेस्ट। मतलब सॉलिड और सेमी सॉलिड वेस्ट का जो मिक्सचर होता है जो कि अलग अलग एक्टिविटीज़ की तरह जनरेट किया जाता है कम्युनिटी में, उसको हम बोलते हैं सॉलिड वेस्ट। ठीक है, अगर ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से जनरेट होता है तो उसको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, और अगर ये डोमेस्टिक एक्टिविटी से जनरेट होता है तो उसको हम बोलेंगे क्या, डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट या म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट या फिर रिफ्यूज़। ठीक है, तो अगर मान लो ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ या इंडस्ट्री एरिया से जनरेट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। और अगर ये मान लो आपकी डोमेस्टिक एक्टिविटी से जनरेट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट या म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट या फिर रिफ्यूज़। ठीक है, ऐसी अब सॉलिड वेस्ट को डिवाइड किया गया है अलग अलग पार्ट्स में। देखो आपके सामने, देखो सॉलिड वेस्ट को डिवाइड किया गया, पहला जो है दैट इज़ इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, और जो नीचे लिखा हुआ है दैट इज़ डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट। उसके बाद डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट जिसको हम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट भी बोलते हैं या रिफ्यूज भी बोलते हैं, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है अलग अलग। पहला है गार्बेज। ठीक है, इसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 450 से 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड इट इज़ बायोडिग्रेडेबल। ठीक है ना, एवरीबडी नो नाउ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, सेकंड जो है दैट इज़ रबिश। इसकी जो डेंसिटी होती है दैट इज़ 50 to 400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड दिस इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक बैग्स। ठीक है ना, और जो गार्बेज था इसके अंदर क्या जाएगा, वेजिटेबल के रेसिड्यू। ठीक है ना, जो वेजिटेबल के अपन छिलके हटाते हैं वो आ जाएगा। एशेज मतलब राख, इसकी डेंसिटी होती है 700 से 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इनकम्बसिबल। ठीक है ना, ठीक है, तो बेसिकली ये डेंसिटी वेरी कर रही है और डेंसिटी के वेरिएशन पे डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला गार्बेज है, सेकंड रबिश है, तीसरा है एशेज। तो गार्बेज की डेंसिटी होती है 450 to 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल। आफ्टर दैट रबिश, इट्स डेंसिटी इज 50 to 400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दैट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, लाइक एग्जाम्पल प्लास्टिक बैग्स। एंड देन एशेज, दैट इज़ 700 to 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, जो कि बर्निंग ऑफ कोल से मिलता है। ठीक है, इनकम्बसिबल होता है ये। ठीक है, तो ये केवल डेंसिटी के वेरिएशन के आधार पर हमने डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट को डिवाइड किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है डिस्पोजल, जो हम आ रहा है उसको कहाँ पे डालें, उसका रिफ्यूज़ कहाँ पे करें। तो डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज़ कैन बी डन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। ठीक है, तो ये मेथड्स आपने पढ़े भी होंगे नो डाउट डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, इसको हम यहाँ भी पढ़ लेते हैं। पहला जो है दैट इज़ सैनिटरी लैंड फिलिंग। ठीक है, सैनिटरी लैंड फिलिंग क्या होता है वो देखते हैं हम। देखो इसके अंदर क्या है, डायग्राम बना हुआ आपके सामने। ठीक है, इस डायग्राम को समझने से पहले पढ़ लेते हैं एक बार। इन दिस मेथड रिफ्यूज़ इज़ डिस्पोज्ड इन लो लेइंग एरियाज। लो लेइंग एरिया मतलब जहाँ पे एलिवेशन बहुत कम होता है, मतलब गड्ढों के अंदर, इन लेयर ऑफ अप्रोक्स 1.5 मीटर थिक। ठीक है, और उन लेयर्स को बोलते हैं हम सेल्स। देखो ये आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, देखो ये आपकी लेयर बनी हुई है, देखो ये लेयर बनी हुई है 1.5 मीटर की। ठीक है, ये भी 1.5 मीटर की लेयर बनी हुई है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं क्या, सेल्स। देखो ये बना हुआ है, ये बोलते हैं हम सेल्स। ये होती है मेरी सेल्स। मतलब मैंने क्या बताया आपको, इससे जो रिफ्यूज़ होता है उसको डिस्पोज किया जाता है लो लेइंग एरियाज़ के अंदर। ठीक है, और 1.5 लेयर थिकनेस के रूप में। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, CELL। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आगे चलते हैं, देखो एक बार। उसके बाद क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, ईच लेयर आफ्टर बीइंग डिस्पोज्ड इज़ प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड एंड लेफ्ट फॉर एटलीस्ट 7 days बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ अनदर लेयर। मतलब हर लेयर के बाद अगली लेयर जब भी नेक्स्ट आएगी तो बीच में गैप होता है कितना, 7 days का। ठीक है ना, मतलब एक लेयर जैसे अपन ने डाल दी है रिफ्यूज़ की। ठीक है ना, डिस्पोज जो भी हम डिस्पोज करने जा रहे हैं उसके 7 दिन बाद हम सेकेंड लेयर डालेंगे। ठीक है ना, जिससे कि प्रॉपरली कॉम्पैक्शन हो जाए, प्रॉपरली क्या हो जाए, कॉम्पैक्शन हो जाए। इन ऑर्डर टू अवॉइड द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्लाइज इन सैनिटरी लैंड फील्ड एरिया, इंसेक्टिसाइड्स लाइक DDT इज़ अप्लाइड ओवर द सेल्स। मतलब अगर मान लो जब अपन ने ये डाल दिया है तो वहाँ पर क्या होगा, है तो बेसिकली गंदा चीज़ ही है ये, तो अगर वहाँ पर क्या होगा, मक्खियाँ, इंसेक्ट्स ये पैदा होंगी। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए हम DDT यूज़ करेंगे। ठीक है ना, सेल्स के ऊपर। उसके बाद दिस एंटायर प्रोसेस इज़ बायोलॉजिकली अप्रोच इन विच
डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन 3 phases। मतलब ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये बायोलॉजिकल अप्रोच होता है। बायोलॉजिकल अप्रोच मतलब क्या हो गया, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं किसका, ऑर्गेनिक मैटर का। तो पहला क्या है इसका अप्रोच, बाय रिएक्शन ऑफ एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दूसरा क्या है, बाय रिएक्शन ऑफ एसिड फॉर्मर्स। तीसरा क्या है, बाय रिएक्शन ऑफ मैथेन फॉर्मर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये हम पढ़ चुके हैं एसिड फॉर्मर्स, मैथेन फॉर्मर्स के बारे में। द एंटायर ट्रीटमेंट इज़ जनरली कम्प्लीटेड इन 2 to 12 मंथ। मतलब पूरा जो ट्रीटमेंट है वो 2 से 12 महीने के बीच में कम्प्लीट होता है। आफ्टर विच द हाइट ऑफ सैनिटरी लैंडफिल एरिया इज़ रिड्यूस्ड बाय अप्रॉक्स 20 to 40%। उसके बाद जो हाइट होती है सैनिटरी लैंडफिल की वो 20 से 40% तक कम हो जाती है। द ऑप्टिमम डीकम्पोजिशन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द रिफ्यूज शुड नॉट बी लेस देन 60%। मतलब क्या हो गया, मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 60% से कम बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है ना। द ओनली डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड विद द मेथड इज़ फॉर्मेशन ऑफ गैसेज एंड लीचेट। मतलब जो डिसएडवांटेज है इस मेथड के साथ वो क्या है, गैसेज का बनना और लीचेट का बनना। ठीक है, इन ऑर्डर टू चैनलाइज द फ्लो ऑफ फ्लूइड्स अराउंड द सैनिटरी लैंडफिल एरिया सीलिएंट्स में बी अप्लाइड ओवर द सेल्स। ठीक है ना। मतलब क्या है कि प्रॉपर तरीके से फ्लूइड्स का जो फ्लो है वो चैनलाइज कर सकें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सैनिटरी लैंडफिल के चारों तरफ सीलिएंट्स को अप्लाई कर देते हैं। देखो मैं डायग्राम में दिखाता हूँ आपके सामने, डायग्राम ये रहा। अब देखो डायग्राम, देखो यहाँ पर ये दिखा रहा है, ये सीलिएंट्स है हमारे। देखो ये सीलिएंट्स है जिसके अंदर विनाइल क्लोराइड आ जाएगा, ब्यूटाइल क्लोराइड आ जाएगा, एस्फॉल्ट आ जाएगा, बिटुमिन आ जाएगा, क्ले आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं जिससे कि प्रॉपर चैनलाइज हो सके फ्लो का, तो इस सीलिएंट्स को हम ऊपर इसके डाल देते हैं, इसको हम डाल देते हैं। ठीक है, और जो गैसेस बाहर निकलती है जैसे CO2 हो गया, मैथेन हो गया, ये कैसी गैस होती हैं, एक्सप्लोसिव गैस होती हैं। ठीक है, तो ये बाहर निकलती हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा पहला मेथड हो गया सैनिटरी लैंडफिलिंग मेथड, और आप इसकी स्टडी कर चुके हो अच्छी तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, DM के अंदर या और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा सैनिटरी लैंडफिलिंग। ठीक है, तो ये तो केवल ओवरव्यू में तो आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ा होगा इस चीज़ को। नेक्स्ट जो है अपना दैट इज़ कंपोस्टिंग मेथड। ठीक है, तो ये भी बायोलॉजिकल मेथड है डिस्पोजल का, रिफ्यूज़ का। इसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की एब्सेंस में, और जो एंड प्रोडक्ट बनता है इस प्रोसेस का उसको हम क्या बोलते हैं, खाद बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में मैन्योर या ह्यूमस बोलते हैं। इफ़ कंपोस्टिंग इज़ कैरिड आउट एरोबिकली इट्स कंप्लीटेड विद इन 2 to 3 मंथ्स। और अगर मान लो कंपोस्टिंग हमारी एरोबिकली हो रही है तो 2 से 3 महीने में कंप्लीट होती है। ठीक है, और अगर मान लो ये लिखा भी हुआ है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंदौर प्रोसेस। और एरोबिक कंपोस्टिंग मिक्सिंग इज़ रिक्वायर्ड एंड इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज इंदौर प्रोसेस। और अगर ये मान लो कंपोस्टिंग और एनारोबिकली हो रही है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेंगलोर प्रोसेस। ठीक है, और ये 5 से 6 महीने में कंप्लीट होती है। एनारोबिक कंपोस्टिंग इज ऑल्सो रिफर्ड एज बेंगलोर प्रोसेस फॉर ऑप्टिमम कंपोस्टिंग। C/N रेशो शुड बी इन द रेंज ऑफ 30 to 50। तो इसके लिए जो C/N रेशो है, कार्बन बाय नाइट्रोजन का रेशो है, वो 30 से 50 के बीच में होना चाहिए। द अबव रेंज इज बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट माइक्रोऑर्गेनिज्म यूटिलाइज दिस कार्बन 30 to 50 टाइम्स फास्टर देन नाइट्रोजन। मतलब ये जो रेंज बताई गई है ये इस तरीके से बताई गई है, इसके अंदर की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कार्बन का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं वो नाइट्रोजन कंपेयर में 30 to 50 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, इफ़ C/N रेशो इज़ मोर, अगर C/N रेशो ज़्यादा होगा तो नाइट्रोजन कार्बन से पहले एग्जॉस्ट होगी, पहले ख़त्म होगी। ठीक है, जो कि ये बताएगी कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इसकी ग्रोथ इनकम्प्लीट है। और अगर मान लो C/N रेशो लेस है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो कार्बन नाइट्रोजन से पहले एग्जॉस्ट होगा। ठीक है, और नाइट्रोजन जो बच जाएगी वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगी और वहाँ पर अमोनिया गैस का निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना, फॉर विच इज़ डिजास्टर फॉर मेथेन फॉर्मर्स। ठीक है, जो कि डिजास्टर्स होगी किसके लिए, मेथेन फॉर्मर्स के लिए। तो भाई आपके सामने लिखा भी हो यहाँ पर देखो कि C/N रेशो कार्बन बाय नाइट्रोजन रेशो जो है वो 30 to 50 होना चाहिए। ठीक है ना, अगर C/N रेशो ज़्यादा है इसका मतलब क्या बताया मैंने आपको, तो यहाँ पर नाइट्रोजन पहले खत्म होगी कंपेयर टू कार्बन, और अगर मान लो C/N रेशो कम है, ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन पहले खत्म होगी किसके, नाइट्रोजन के। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर हम पढ़ेंगे इंसिनरेशन और थर्मल पायरोलिसिस, तो वो देखते हैं हम।